नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे चरण के मतदान से पहले आज बस्ती पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यूक्रेन से रेस्क्यू किए जा रहे भारतीय छात्रों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से हजारों भारतीयों को वापस लेकर आ रहे हैं। क्या कुछ और कहा है, सुनिए जरा। बीते 2 साल से दुनिया में जो स्थिति बनी है उससे आप सभी परिचित हैं। कोरोना की भयंकर महामारी पूरी दुनिया को, पूरी मानव जात को 100 साल में कभी ऐसी महामारी का सामना नहीं करना पड़ा था। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने संकट खड़ा हो गया। इस समय भी जो वैश्विक हालात है उस पर प्रत्येक भारतीय की नजर है। इस चुनौती भरे कालखंड में भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा स्थित काजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में वोट डालने की अपील की। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन और सहयोग के लिए बंबई से चल करके आए हैं। इतनी दूर से चल करके आए हैं, बिल्कुल बिहार की सीमा पर आप वोट मांगने आए हो। मैं यहां पहले भी एक बार वोट मांग के चला गया था। उस समय भी साइकिल के लिए वोट मांग करके गया था। जब महाराष्ट्र से चल करके आए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पोते, तो बताओ यहां से ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हमारे बाबा जी घबराए हुए हैं। आजकल उनका चेहरा देखा कि नहीं देखा? चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और चेहरे को ढंग से देखना आप। जरा चेहरे को ढंग से देखना। होश उड़ गए हों उनके होश। और उस दिन का याद नहीं होगा, उस दिन याद नहीं होगा जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के साथ आ गए। मैं तो इंतजार कर रहा था 2011 से। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे,
लेकिन मेरा इंतजार 2011 के से था, और अगर 11 में ही ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा था इन्होंने, अगर उस समय आ गए होते तो हमें इतने 5 साल बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। सत्रह में आ गए होते, 17 में आ गए होते तो आज उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देता। लेकिन मुझे खुशी है कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जिसके साथ अन्याय हुआ है वो सब यही नजर लगा करके बैठे थे कि कब आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और तो एक तरफ जहां 5वें चरण का मतदान जारी है, वहीं छठे दौर को लेकर भी तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर हैं। तमाम पार्टियों की तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जहां बस्ती में पीएम मोदी पहुंचे तो अखिलेश यादव कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वोट अपील करने पहुंचे हैं। तो इस बीच में ये कहा जा सकता है कि हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाने पर लगी हुई है। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रेणु भाटिया जी हमारे साथ यहां पर जुड़ी हैं। रेणु भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी जी, शुक्रिया। वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता वरुण पुरोहित हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रेणु भाटिया जी, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। अखिलेश यादव को अभी अभी हमने सुना जिस तरीके से कुशीनगर में कहते नजर आए कि बाबा जी के होश उड़ गए हैं। लगातार चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। अब छठे दौर को लेकर सपा की तरफ से इस तरह के से बोला जा रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, एक बड़ी सरल सी बात है जी कि एक बहुत सुंदर मुहावरा बना है, वो ऐसे ही मौके के लिए, ऐसे ही लोगों के लिए बना है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब सारी परिस्थिति सामने आती जा रही है, दिखता जा रहा है कि यूपी में सपा का वजूद बिल्कुल खत्म हो गया है। साइकिल पंचर हो गई है जी, हवा भी नहीं निकली, पंचर हो गई है, और वो पंचर लग भी नहीं सकता। जब ये सारी स्थिति सामने आ गई तो ऑटोमेटिकली ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देगा, कुछ ऐसा रिएक्शन करेगा, कुछ ऐसी हरकत करेगा जिससे कि वो उनकी बौखलाहट झलकती है। तो इसमें आपको, मुझे, किसी को कोई बिल्कुल हैरानी होनी ही नहीं चाहिए, और जनता को तो बिल्कुल नहीं है। जनता ने देख लिया इनका वजूद क्या था, मौका दिया, जनता ने बहुत प्यार दिया, पिता को भी दिया, पुत्र को भी दिया, बहू को भी दिया, सबको दिया, परिवार को दिया। लेकिन परिवार ने किया क्या? केवल अपना घर भरा। परिवार ने किया क्या? केवल अपने लोगों को आगे बढ़ाया। परिवार ने किया क्या? पार्टी के नाम पर अपने लोगों की मजबूतियां करते रहे, धन संग्रह करते रहे। ये सारी बातें सामने आई जनता के। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप नहीं कह रहे हैं, आपने दिखाया, मैंने देखा, और जनता के सामने आई बातें। तो इसलिए ऐसे मौके पर अगर उनकी बौखलाहट कुछ भी बोलती है, बाबा जी वो तो संतों का भी अपमान करते हैं, वो तो भक्तों का भी अपमान करते हैं, तो वो किसकी इज्जत करते हैं ये समझ नहीं आया। उनके संस्कार में इज्जत का नाम क्या है, क्या डेफिनेशन है, ये समझ नहीं है। इसलिए वो किसी को बाबा जी कहें, बौखलाहट करें, कुछ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद दिनों की बात है, आप भी देखेंगी 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे, बिल्कुल 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। वरुण जी, हर पार्टी की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, हर पार्टी कह रही है कि हम जीत हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है पूरे मसले को लेकर, क्योंकि बयानबाजी तो वहां से भी हो रही है? देखिए, ऐसी हल्की बयानबाजी हम नहीं करते। योगी आदित्यनाथ जी की लैंग्वेज भी, अखिलेश जी को भी ऐसे मैं नहीं समझता किसी को भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना चाहिए, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इतने बड़े नेता सब हो चुके हैं, एक अपनी सतर्कता बरतनी चाहिए शब्दों का उपयोग करते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, प्रियंका गांधी जी ने लगातार संघर्ष किया उत्तर प्रदेश में, और उस संघर्ष का फल कांग्रेस को नहीं पूरे विपक्ष को मिल रहा है। विपक्ष में प्रियंका गांधी जी के अलावा किसी ने इतना संघर्ष नहीं किया लग गया ना उत्तर प्रदेश में। जी जी वरुण जी, अब जो है, मैं आपको कह रहा हूँ,
प्रियंका गांधी जी का संघर्ष, उनकी मेहनत का कांग्रेस को कोई ना कोई फल मिलेगा। हमारी सीटें भी बढ़ेंगी, हमारी परसेंटेज ऑफ वोट्स भी बढ़ेगी, विपक्ष को सारे को फायदा हुआ। विपक्ष 10 तारीख को मैं मुंगेरी लाल की जैसे तो नहीं बातें करता, ना मैं मानसिकता किसी को ये दिखाना चाहता भाई किसी के मन में घुस गया उसने किसको वोट दिया है। जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, रोटी, रोजगार, महंगाई और निजीकरण मुद्दा है कि नहीं, 10 तारीख को पता लगेगा जनता का। जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मैं संपर्क करता हूँ, जनता से मिलता हूँ, सबके बीच में रहता हूँ, उस हिसाब से सबसे बड़ा संकट महंगाई का, बेरोजगारी का है। लोग परेशान है, आहत है। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ब्राह्मण जो है उदासीन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और जो ब्राह्मणों का कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट किसी भी पार्टी होगा उसकी तरफ ब्राह्मण वोट जाएगा। आप देखिए 32 साल से कांग्रेस पार्टी हाशिए पर थी, उसमें प्रियंका गांधी ने जान फूंक दी। 400 सीटों पर आज कांग्रेस पार्टी जगह जगह लड़ रही है, उसका झंडा लहरा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि जरा इसमें थोड़ी सी देरी हो गई है? थोड़ा और पहले अगर इसकी शुरुआत होती तो और मजबूती देखने को मिलती। देखिए, राजनीति में देरी या जल्दी नहीं कह सकते हैं। जो विजयी हो जाता है उसको सिकंदर मान लेते, जीता वो सिकंदर, जो हारा जो उसको लोग रिजेक्ट मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, लोग चुनाव हारते भी हैं, जीतते भी हैं। लेकिन मैं आपको जो पॉइंट कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी का राष्ट्रीय स्वरूप इस चुनावों से आ गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका गांधी का एक चेहरा सब चैनल भी दिखा रहे हैं, जनता भी मान रही है। इंदिरा गांधी का अक्स है उनमें, और उन्होंने जो मेहनत की है, सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में थी भारत के अंदर, और उसमें उन्होंने जान फूकी, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी जनता ने किसको वोट दिया वो 10 तारीख को पता लगेगा। और अभी हम इट इज प्री मैच्योर कि हम किसी के लिए कहते हैं ये जीत रहा है वो हार रहा है, ऐसी बातें हम लोग नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, दावे सब करे, लेकिन रेणु जी आपने सुना, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि हर पार्टी की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से मुद्दे उठा रही है, तमाम मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि अच्छा यूपी में रोजगार का मुद्दा हो गया, शिक्षा का मुद्दा हो गया, तमाम, क्या ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के इन्हीं मुद्दों को लेकर? देखिए, मैं अभी अपने बड़े भाई को सुन रही थी, बड़े अच्छे वक्ता मालूम होते हैं, शब्दों का भी बड़ा अच्छा चयन इन्होंने किया। परंतु कांग्रेस से जुड़े हुए इस बात का मुझे दुर्भाग्य लगता है, क्योंकि ऐसे इंटेलिजेंट लोग देश हित की बातें करते हैं तो देश हित में होने चाहिए। एनीवेज, इन्होंने बात की महंगाई के ऊपर। मुझे याद है, मैं शायद 3 वर्ष की थी जब एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान, और मुझको आज तक उसका गाना याद आता है, हाय महंगाई हाय महंगाई। क्योंकि हम लोग वो जो एक्शन पिक्चर में था वो बचपन में किया करते थे, मतलब नहीं पता था क्या है, लेकिन एक्शन किया करते थे। तो उस समय सरकार किसकी थी ये मेरे बड़े भाई बताएंगे, किसका अंश किसमें दिख रहा था, तब किसकी सरकार थी, तो ये मेरे भाई बताएंगे। रही बात शिक्षा की, बेटियों की शिक्षा की और अन्य बातें, जो मुद्दे आपने अभी गिनवाए कि जनता पूछ रही है, इन्हीं बेटियों को सम्मान इस सरकार में मिला। 2014 के बाद जितनी स्कीम्स बनी बेटियों के लिए, उससे पहले कभी सोची भी नहीं गई। ये बात करते हैं बेटियों को आगे बढ़ाने की, तो जब इनकी सरकार 10 वर्ष तक केंद्र में थी, और 10-10 वर्ष, मैं हरियाणा की बेटी हूँ, हरियाणा से आती हूँ, तो आप हरियाणा की अगर गिनती मुझसे पूछेंगे तो 10 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, अपने ही लोगों को ये नीचा दिखाते रहे, परंतु बेटियों को आगे बढ़ाने का इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जो ये मेरे भाई कह रहे हैं जीत हार लगी रहती है, बिल्कुल हम इसी बात को मानते हैं कि हार और जीत लगी रहती है, परंतु जब आपको जनता जीत कर बनाती है, जब आप पर विश्वास करती है, तो आपको जनता के ही सपनों को साकार करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने परिवारों के बढ़ने का प्रयास। और दूसरी बात, मुझे बड़े ताज्जुब हो रहा है, मेरे भाई बड़े खुलकर कह रहे हैं जनता के सामने प्रियंका का चेहरा आ गया, जनता मानने लग गई है डूबी हुई कांग्रेस। तो यानी कि ये विश्वास कर गए कि कांग्रेस डूब भी गई थी, और जो है भाई साहब जो है प्रियंका के, वो किसी तरह का चेहरा भी नहीं है। तो ये 2 बातें इन्होंने अपनी भाषा में स्पष्ट की, उसके लिए मैं भाई का धन्यवाद देती हूँ कि आपने जनता को सच्चाई का आईना दिखाया। मैं इसके लिए अपने भाई को साधुवाद दूंगी। जी वरुण जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बेटियों की जहां तक बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ब्रॉड टर्म यूज करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट, जो सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट जैसी हालत थी आजादी के बाद भारत की, उसमें इंदिरा गांधी जी ने किया। उसके बाद राजीव गांधी जी ने पंचायत और स्थानीय निकायों में जो आरक्षण किया, उससे जबरदस्त एक क्रांति आई, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल वुमेन एम्पावरमेंट हुआ। उसके बाद अगर प्रियंका गांधी जी ने 40% टिकट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, 40% टिकट की बात की, जो कहा जो किया, अगर
खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सबसे बड़ी पार्टी में मानी जा रही है, अगर वो इसको फॉलो करते हैं, स्वाति सिंह जी का जो जबरदस्त क्रिटिक और डायनामिक लीडर थी, उनका टिकट काटा और फिर ये पब्लिसिटी कर रहे हैं, हमने कांग्रेस की पोस्टर कर ले ली। अरे भाई, आपके पास इतनी महिलाएं, अभी रेणु जी इतनी बढ़िया बोलती हैं, इनकी जैसी और भी होंगी, उनको उन अपने खुद के महिला कार्यकर्ताओं को 10% 20% तो टिकट देते जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते या प्रियंका गांधी जी को क्रिटिसाइज करते। अब जब स्वाति सिंह जी का टिकट काट के किसको दिया है? ईडी के पूर्व अधिकारी को। तो पूरे देश ने देखा ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का किस प्रकार से इस्तेमाल चुनाव के समय करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ, अगर इनमें बुद्धिमान होते हैं तो चुनाव से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले ही करते हुए एक्टिविटी, तब तो ये आरोप तो नहीं लगता कि भाई बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं एजेंसीज का। तो ये सब चीज देख रही है जनता। और जहां तक महंगाई की बात है, मैं कह रहा हूँ 8 साल इनकी सरकार हो गई केंद्र में, 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार है। ये किसी भी हाल में नेहरू जी या गांधी परिवार को आरोपित करते हैं, उससे जनता कभी भी प्रभावित नहीं हो सकती। भाई 8 साल में आप क्या कर पाए? नोटबंदी से कमर तोड़ती आर्थिक नीतियों की, अब रेलवे को और LIC को आप प्राइवेट कर रहे हो। तो मेरी सुबह भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बहस हुई थी। मैं इनको कहना चाह रहा हूँ, आप जब IPO लाते हो, ला सकते हो, अच्छी बात है, IPO से कोई बुरी बात नहीं है, फंडिंग होती है उस संस्थान की, लेकिन सबसे बड़े संस्थान को फंडिंग की आवश्यकता नहीं थी इन दोनों को, फिर भी आप ला रहे हो। तो आप रिटेल का पार्टिसिपेशन कितना सा करते हो? रिटेल का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं करते हो? आप पूंजीपतियों का इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन के नाम से उनका ज्यादा करते हो, रिटेल को आप 5% 10% भी नहीं देते। तो वो चीजें जनता रेणु जी तमाम बातें सुन रही है, आप आपकी तरफ से जवाब चाहूंगी इन तमाम मसलों को लेकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से उठाए गए हैं यहाँ पर? जी, मैंने सुना अपने भाई को, बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने आरोप लगाए, लेकिन आरोप लगाने, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मेरे भाई भूल गए कि अपना पिछला पन्ना अगर ये देखेंगे तो उसमें ये जो डिटेल्स इन्होंने की उसमें से एक भी सामने नहीं आएगी। इन्होंने कहा इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी ने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने तो खुद कहा मैं 10 रुपए बेचता हूँ, 2 रुपए पहुंचते हैं। अब ये मेरे भाई बताएंगे कि 2 रुपए वो कौन से ईडी के पास पहुंचे थे, इनका वाला कौन सा ऐसा ईडी था या कौन सा ऐसा फाइनेंस का था जिसको आगे बढ़ाया गया। आपने इनके फाइनेंस मिनिस्टर का डिटेल पिछले सालों में देखा, आज से 1.5-2 साल पूर्व क्या हालात उनके रहे। तो मेरा कहने का केवल इतना अभिप्राय है कि भाई मेरे कहते हैं कि हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। तो वो संयम कहाँ गया उन लोगों के समय में जिनको हम आगे बढ़ाने की बात करते थे? बिल्कुल रेणु जी, हमारे पास ना वक्त की थोड़ी सी कमी है। दोनों ही प्रवक्ताओं से, दोनों ही मेहमानों से यहाँ पर आखिरी कमेंट चाहूंगी। पूर्वांचल में किस तरीके से कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम इन मुद्दों पर यहाँ पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? कौन से ऐसे मुद्दे आपके पास पहुंचूंगी वरुण जी, ये जिस तरीके से कांग्रेस बात कर रही है, पूर्वांचल में कितना असर लग रहा है जो आपने महिलाओं के मुद्दे की बात की, तमाम और मुद्दों की? देखिए, पूर्वांचल में ब्राह्मण वोटर्स की बहुतायत है और मैं चूंकि ब्राह्मण हूँ, मैं बचपन से देखा है सारा, मैंने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को, मेरा ननियाल भी वाराणसी है, मैं ये जानता हूँ ब्राह्मण का जो वोट है उदासीन है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और ब्राह्मण वोट, जहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट स्ट्रांग होगा वहां जाएगा। कांग्रेस पार्टी आप देखिएगा 10 तारीख को जबरदस्त गेन करेगी, जो 32 साल में नहीं किया वो इस चुनाव में गेन करेगी। जी रेणु जी, जो 32 साल में कांग्रेस ने नहीं किया अब करेंगे, ये बात वरुण जी की तरफ से कही जा रही है। आपको क्या लगता है, बीजेपी उन ब्राह्मण वोटर्स को साधने में कामयाब हो पाएगी इस छठे दौर में? देखिए, भाजपा ने हर तरह के लोगों को अपने साथ लेकर चला है। आज तक के 7 वर्ष की राजनीति में भाजपा ने किसी को यूज नहीं किया जैसे इन लोगों ने किया। कुछ जातियों को हमेशा यूज और उनको पिछड़ा का पिछड़ा रहने दिया। भाजपा ने हर जाति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ये जो बात कह रहे हैं 32 वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा, निश्चित तौर पर टूटेगा, निश्चित तौर पर। जो कांग्रेस के हालात हैं, इनका जो बैकड्रॉप है चल रहा है, उसकी कमर टूटेगी और बुरी तरह से ये और फिसड्डी साबित होंगे। निश्चित तौर पर 32 वर्ष का रिकॉर्ड कांग्रेस का टूटेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु जी, आप हमारे साथ जुड़ी। बहुत शुक्रिया वरुण जी, इस चर्चा का हिस्सा आप बने। जिस तरीके से तमाम पार्टियों के नेताओं को आपने सुना, दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से जीत का दावा किया गया। जहां कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो 32 साल में नहीं हुआ वो अब होगा, रिकॉर्ड टूटेगा, तो वहीं बीजेपी की प्रवक्ता भी ये दावा करती नजर आई है कि जीत
जीत हम ही हासिल करेंगे। हर पार्टी की तरफ से जीत का दावा किया जाता है। छठे दौर का जब चुनाव होगा तो ये बहुत खास रहने वाला है कि पूर्वांचल में आखिर किसकी धाक जमने वाली है। क्या बीजेपी अपनी पुरानी जीत को दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस का ये वादा कि जो पिछला रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे कितना पूरा हो पाएगा। सत्ता संग्राम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।